आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते तो फिर आप हमें शर्म किया करें। आज हम राज व्यवस्था सत्र में उपस्थित हैं। हमने पिछली बहुत सारी क्लासों में आपको राज व्यवस्था के विभिन्न टॉपिकों को पढ़ाया, लेकिन कुछ कारणों निजी कारणों हमारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर हमारी क्लासें नहीं आ रही थी। अब उन्हें डेली क्लासें आपको मिलेंगी, केवल पॉलिटी की क्लास नहीं मिलेगी बल्कि आपको एक दो दिन में मैथ की क्लासें मिलने लगेंगी। इसके अलावा अगर सही रहा सब कुछ तो हनुमान चालीसा भी मिलने लगेगा। लेकिन इसके लिए क्या है, कुछ लोगों को हनुमान चालीसा के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप लोग भी देखते रहें हनुमान चालीसा को लगातार और हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से सपोर्ट करें। यदि आज हम बात करें कि राज व्यवस्था में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे तो हम राज व्यवस्था के तहत आज पार्लियामेंट या संसद का अध्ययन करेंगे। संसद या पार्लियामेंट का अध्ययन करेंगे। संसद या पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। उनमें एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। आपको राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत अध्ययन करा चुके हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यदि हम संसद, राज्यसभा और लोकसभा की बात करें तो इनके प्रावधान 79, 80 और 81 में दिए गए हैं। 79 में संसद दिया गया है, 80 में राज्यसभा दिया गया है और 81 में लोकसभा दिया गया है। इनको आपको याद रखना होगा और याद करने का एक तरीका क्या है? सरला। सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। सरला के रूप में आप याद रख सकते हैं सरला 79, 80 और 81। बात समझ में आया? आज हम संसद के तहत सबसे पहले राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं राज्यसभा के बारे में, अर्थात राज्यसभा की संरचना कैसी है और यह दिया कैसा गया है? अनुच्छेद 80 में दिया गया है। अब हम राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। तो राज्यसभा क्या होती है? इंग्लिश में कहते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? द काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो यह इंग्लैंड की लॉर्ड सभा के समान है। क्या है ये? इंग्लैंड की लॉर्ड सभा के समान है। जिस प्रकार इंग्लैंड में लॉर्ड सभा का कार्य है, वैसा ही कार्य किसका है? हमारी राज्यसभा का। अगर हम थोड़ा बहुत इसका अगर संरचना देखें तो थोड़ी सी संरचना इसकी अमेरिका के ये सीनेट से मिलती है। अमेरिका के सीनेट से मिलती है। अब आप समझिए जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है और एक लोकसभा है, वैसे ही हर देश में क्या होता है? दो सदन होते हैं। एक सदन क्या होता है? एक सदन होता है जैसे लॉर्ड सभा है वहां पर, और एक है पीपुल सभा। तो हाँ, अब लॉर्ड सभा हमारी राज्यसभा के समान है। ऐसे अमेरिका में सीनेट है, वो किसके समान है? राज्यसभा के समान है। ये मैं आपको पिछली क्लासों में वैसे बता चुका हूं। अब आप सीनेट और लॉर्ड सभा हो गई, इस राज्यसभा को और लॉर्ड सभा को भी एक नाम और बुलाते हैं उच्च सदन। क्या कहते हैं इसे? उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं इसको। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे संविधान में कहीं पर भी राज्यसभा को उच्च सदन नहीं कहा गया है, लेकिन
लॉर्ड सभा को उच्च सदन कहा जाता था, उसी आधार पर राज्यसभा को भी हम लोग उच्च सदन कहने लगे। इसका मतलब निम्न सदन क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। अब लॉर्ड सभा को उच्च सदन क्यों कहते थे, अगर आप इसका इतिहास समझें, वैसे आपके लिए खास आवश्यकता इसकी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ कि जब इंग्लैंड में राजा का शासन स्थापित था, राजा ने विद्रोह किया और वहां पर रक्तहीन क्रांति हुई, उसको जनता का शासन आ गया। तो जनता का शासन आया, उसके माध्यम से एक प्रतिनिधि सभा बनी जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहते थे, लेकिन राजा को भी कुछ कार्य देने थे। राजा के अलावा वहाँ राजा के सामंत होंगे, उनको भी देना था। तो उनके लिए क्या किया, एक हम उन्होंने बना दिया लॉर्ड सभा। क्या बना दिया, वहाँ पर जब इंग्लैंड में किसी को सम्मान देना होता है उसे लॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आपने सुना होगा कि जज को हमारे मिलॉर्ड कहते हैं, क्योंकि हम नकलची अच्छे ना, तो जब नकलची अच्छे हैं तो नकल अच्छी करते हैं, तो मिलॉर्ड कहते हैं, मिलॉर्ड। और जज नहीं कहता कहो मिलॉर्ड। तो ऐसे ही लॉर्ड सभा बना दी। अब इसमें क्या थे, सब पैसे वाले लोग, सब रसूखदार लोग। और जो प्रतिनिधि सभा थी उसमें कैसे लोग थे, उसमें जनता के यहाँ चुने गए लोग, चाहे गरीब भी हो सकता, अमीर भी हो सकता उसमें। इसलिए इसको बोलचाल की भाषा में उच्च सदन कहने लगे, उसको निम्न सदन कहने लगे। और ये लगभग प्रचलन पूरे विश्व में चल गया। अमेरिका में भी सीनेट को उच्च सदन कहते हैं, समझ में आ गया। ऐसे भारत में राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा है राज्यों की सभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट, ऐसी सभा जो केंद्र में जाकर राज्यों का प्रतिनिधित्व करे। बात समझ में आ रहा है, तो आपको कितनी बार समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं हम राज्यसभा का गठन। अगर राज्यसभा के गठन की बात करें, इसका गठन आर्टिकल 80 में दिया गया। किसमें दिया गया है, आर्टिकल 80 में दिया गया है राज्यसभा के का गठन। अगर हम सदस्य संख्या की बात करें, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 कितनी होती है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 कितने हैं, 245 सदस्य हैं। जब मैं लिखा रहा हूं आपको, तो आप लिखते भी जाया करो, जिससे अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि बाद में जब आप लिखते हो तो समस्या क्या आती है उससे कि टाइम अधिक वेस्ट होता है। और नहीं बताते हो क्यों, ऐसे देखोगे। चलो, अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अब 245 सदस्यों में राज्यों को कितने दिए गए हैं और यूटी को कितने दिए गए। अगर हम राज्यों की बात करें और यूटी की बात करें, तो देखें कि अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। इसमें से मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसी प्रकार राज्यों को 238 सीटें प्राप्त हैं अधिकतम, लेकिन वर्तमान में क्योंकि 245 हैं, तो ये 12 सदस्य सेम के सेम रहते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। और ये किस किस क्षेत्र से लिए जाते हैं, ये मुझे कौन बताएगा। अगर आपको पता है तो आप बताइए। एक है साहित्य, एक है कला, एक है विज्ञान और एक है समाज सेवा। समाज सेवा, कला नहीं है, कला ही होती है। समाज सेवा या विशेष ज्ञान क्या हो जाएगा, या विशेष ज्ञान, विशेष या व्यवहारिक ज्ञान, या व्यवहारिक ज्ञान। ये साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा या विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान। अब देखिए समाज सेवा, अब मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया तो इस चीज के बारे में समझाया था, लेकिन जब मैंने राज्यपाल पढ़ाया तो वहां मैंने आपको कुछ बताया था विधान परिषद के बारे में। मैंने विधान परिषद का बताते समय कहा था कि कुछ सदस्यों को मनोनीत करेगा कौन, राज्यपाल। अब ये 4 क्षेत्र तो थे, उसमें एक क्षेत्र और प्लस में कौन सा था, क्या था, सहकारी समितियां। बात समझ आ गया, सहकारी समितियों से भी सदस्यों को
राज्यपाल मनोनीत करता है। तो आप दोनों में अंतर समझें। मैं यहाँ पर अंतर पुनः इसलिए समझा रहा हूँ आपको, इससे क्या होगी, आपको जो समस्या है वो खत्म हो जाएंगी। अगर हम 245 में से 12 माइनस कर दें तो कितने बचते हैं? 233 बचते हैं। 233 ये 233 सदस्यों को तो मनोनीत सदस्य 12 होते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा या विशेष ज्ञान रखते हो, और राज्यों में 233 होते हैं। राज्यों को अगर देखें तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक को राज्य कहते हैं, एक को यूटी कहते हैं। राज्यों के लिए इसमें 229 सदस्य हैं और यूटी के लिए इसमें 4 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं यूटी के लिए। राज्यों के लिए कितने हैं? 229 हैं। जो 4 सदस्य यूटी के लिए मिले हुए हैं उनमें 2 हैं जिनमें विधानसभा है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है, किन राज्यों में विधानसभाएं स्थापित की गई हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जब आप वीडियो देख रहे होंगे, या जो लोग भी ऑनलाइन हमसे पढ़ते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं कि ये बताओ भैया कि इसमें जो मनोनीत किए गए, सॉरी जो इस यूटी है, यूटी में किन यूटी में विधानसभाएं हैं, उससे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि हमारे देश में कुल यूटी की संख्या कितनी है, और जो वर्तमान जो यूटी की संख्या है वो कौन से वे संविधान संशोधन या कौन किन यूटी को मिलाने के बाद यह संख्या रही है। इसके अलावा मुझे बताएंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी का दर्जा किस वर्ष दिया गया, किस वर्ष दिया गया। आप ये क्वेश्चन बताएंगे, और जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो अपना वीडियो नहीं चला सकते हैं। तो क्या है, यूटी की संख्या 4 है। एक क्या है, दिल वालों की दिल्ली, एक है पुडुचेरी, पहले नाम था इसका पांडिचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी तो ऐसे यूटी हैं जिनमें क्या है, राज्यसभा की सीटें दी गई हैं। दिल्ली को 3 और पुडुचेरी को 1 सीट दी गई है। कितनी सीट दी गई है? 1 सीट दी गई है। यहाँ तक आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। आप इसको उतार लें एक बार, तो मैं आपको कराऊंगा किस राज्य को कितनी सीटें दी हैं, उसका आधार क्या है। यदि हम बात करें कि राज्यसभा में या मतलब जो उच्च सदन होता है उसमें कैसे क्या सिद्धांत अपनाए जाते हैं, अगर हम देखें अमेरिका, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इसमें क्या है, समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या अपनाया गया है? समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। मतलब आप मानिए समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या होता है। अमेरिका में 50 राज्य, कितने राज्य अमेरिका में? 50 राज्य, 50 स्टेट हैं, और प्रत्येक राज्य को उस सदन में 2 सीटें दी गई हैं। कितनी सीटें दी गई हैं? 2 सीटें दी गई हैं। तो राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हुई? 100 सीटें। कितनी हुई? 100 सीटें। आपको बात समझ में आ गई? सीटें होंगी, इसे कहते हैं सीटें। यही सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया है। इसका मतलब वर्तमान में यदि भारत में अगर इस सिद्धांत को अपनाते 28 राज्य हैं और 28 का दूना कितना होता है? 56 होता है। तो कितनी सीटें होनी चाहिए राज्यसभा में? 56 सीटें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितनी सीटें हैं? अभी वर्तमान में 245 सीटें हैं। कारण क्या है? भारत ने, किसने? भारत ने राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार किया। इसकी राज्यों की, जोड़ लेना, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया है। भारत में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया गया है? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। अब आपको इसका आधार समझ में आ गया। अब कैसे कैसे आवंटन किया गया है? पहली बात आ गया है
प्रत्येक 50 लाख, प्रत्येक 50 लाख जनसंख्या तक, प्रत्येक 50 लाख जनसंख्या तक 10 लाख पर एक सीट। मतलब अगर किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख है, अगर किसी 50 लाख जनसंख्या तक प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट, ऐसे 50 लाख जनसंख्या तक एक 10 लाख पर एक सीट। अगर मान लो आपकी राज्य की जनसंख्या 50 लाख, तो कितनी मिलेंगी? प्रत्येक 10 लाख पर आपको एक सीट मिलेगी, मतलब 5 सीटें आपको मिलेंगी। लेकिन जनसंख्या अगर 50 लाख से अधिक हो जाती है, इसके बाद प्रत्येक 20 लाख, प्रत्येक 20 लाख पर एक सीट, इसके बाद प्रत्येक 20 लाख पर एक सीट। मतलब अगर शुरुआत में 50 लाख जनसंख्या आए तो क्या मिलेंगी? 10 लाख पर एक सीट। ऐसा कारण क्या था? कुछ राज्य हमारे यहाँ बहुत छोटे थे, वहाँ जनसंख्या बहुत कम थी। अगर हम वहाँ भी 20 लाख का नियम लगा देते तो उनको सीटें या तो मिल नहीं पाती या बहुत कम मिल पाती। फिर भी क्या है, जब हमने 10 लाख का नियम लगाया है तब भी हमारे यहाँ कई ऐसे राज्य हैं जिनमें राज्यसभा की केवल एक सीट है। आप सोचो, ना के बराबर वैल्यू। मिजोरम पर है एक सीट, उत्तर प्रदेश पर है 31 सीट। अब आप सोचो, भारतीय राजनीति में मिजोरम की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की वैल्यू है। 31 सीटें हैं राज्यसभा। बात समझ में आ गया? तो ऐसी स्थिति में अगर जब ऐसा किया गया तो हम ये बात समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। अब हम ये देखेंगे किस राज्य को कितनी सीटें मिली हैं। ये लिस्ट आपको बनाना आवश्यक है और ये लिस्ट आपके पास होनी भी चाहिए। 20 लाख अनामिका की बहन का क्या नाम है? अनामिका की बहन का क्या नाम है? यदि हम देखें राज्यों में सीटों का आवंटन कितना कितना किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आप इसके निवासी हैं या नागरिक हैं? बताइए, आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नागरिक हैं? कौन नागरिक है? उत्तर प्रदेश का नागरिक कौन है? वो भी नागरिक था अभी यहाँ पर। आप एक बात ध्यान रखें, भारत में एकल नागरिकता है। हमें भारत देश की नागरिकता मिली हुई है, ना कि किसी राज्य की। अगर अमेरिका होता, वहाँ पर दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता मतलब क्या है? वहाँ पर हमें देश की नागरिकता भी लेनी पड़ती है और राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। गर्व से कहते हैं हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं। क्या है? भारत के नागरिक हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राज्यसभा के मामले में भी अव्वल नहीं है, बल्कि जनसंख्या के मामले में भी अव्वल है। लोकसभा में सीटों के नाम पर भी मामले में अव्वल है। विधानसभा में सीटों के मामले में अव्वल है और विधान परिषद के मामले में भी टॉप पोजीशन पर विराजमान है। इसलिए उत्तर प्रदेश की वैल्यू भारतीय राज्य व्यवस्था में अत्यधिक है। भारतीय राज्य व्यवस्था में अत्यधिक है। आप आपस में बतियाए नहीं तो आपकी ऑनलाइन बेइज्जती की जाएगी। उस बेइज्जती को मैं बाद में काटूंगा भी नहीं। इस बात को ध्यान रखो, नाम लेकर बेइज्जती कर दूंगा मैं आपकी। समझ आया? इसलिए आप डिस्टर्ब ना करें। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। वहीं पर अगर हम देखें महाराष्ट्र में 19 सीटें। कितनी है? महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। वहीं पर तमिलनाडु में 18 सीटें। कितनी है? तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। मतलब नीतीश बाबू और ममता दीदी अभी मिले हुए हैं। सब मीटिंगें चल रही हैं महागठबंधन। कारण क्या है? यहाँ पर भी मिले हुए हैं। 16 कितनी है? 16 हाँ, 8 मत कर देना। कितनी है? 16 आपने मूवी देखी 16? अभी इसी पर चल रहे हैं। क्यों?
तो इसे किसे हटाना है? चच्चा को हटाना है। इसके दाढ़ी वाले चच्चा को। और दाढ़ी वाले चच्चा को हटाना तो ऐसा करना पड़ेगा कि एक साथ लेकर आना पड़ेगा। कर्नाटक की बात करें, आजकल कर्नाटक भी वो नाटक कर रहा है। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। किसकी सरकार बन गई है? कांग्रेस की। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इसमें कितनी है? तीनों में 11-11 सीटें। कितनी है? 11-11 सीटें हैं। वहीं राजस्थान और उड़ीसा में 10 सीटें हैं। कितनी है? 10-10 सीटें हैं। राजस्थान और उड़ीसा में 10-10 सीटें हैं। केरल में 9 सीटें। केरल में कितनी है? 9 सीटें हैं। असम, पंजाब और तेलंगाना में 7 सीटें। कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। वहीं झारखंड में 6 सीटें। कितनी सीटें हैं? 6 सीटें झारखंड में है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो उसमें 5 सीटें हैं। उत्तराखंड और क्या है? हिमाचल प्रदेश, इसमें अगर देखें तो 3 सीटें हैं। 3-3 सीटें हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में। वहीं गोवा और पुडुचेरी में 1 सीट। कितनी सीट है? 1-1 सीट है गोवा और पुडुचेरी में। इसके अलावा कौन कौन से राज्य बचे? क्या कोई राज्य बच गया इसके अलावा? बच गए। कौन से राज्य बच गए? जो उत्तर पूर्व भारत में राज्य हैं, जैसे अरुणाचल है। अरुणाचल क्या कहते हैं? चल। और कहाँ जाता है वो? उसके बाद नागालैंड। कहाँ जाता है? तो अरुणाचल के नीचे क्या है? नागालैंड है। और नागालैंड में जाने के बाद फिर कहाँ जाएगा वो? त्रिपुरा में नहीं जाएगा बाबू, मैंने याद कराया था। वो मेघा से मिलेगा। किससे मिलेगा? मेघालय। हाँ, और ना कहाँ पे जाएगी? नागा के पास जाएगी। वहां से वो मेघालय मिलेगी। और मेघा से मिलेगा क्या आएगा? मजे में रहेगा। मिजोरम। वादियों में आते हैं मजे। ये 4 राज्य। इसके बाद त्रिपुरा क्या है? आदमी कितना भी वादियों में घूम ले, लेकिन अंत में त्रिकाल के चरणों में ही जाता है। जाता है त्रिकाल के चरणों में जाएगा। और फिर क्या होगा? त्रिकाल में जाकर उसे मणि मिल जाती है। क्या मिल जाती है? मणि। इसलिए मणिपुर पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? मणिपुर पहुंचेगा। लेकिन इन सबको करने के बाद वो जो मणि मिल जाएगी उसमें भारतीय राजनीति में आएगा। और भारतीय राजनीति में मतलब चीन को कंट्रोल करेगा। चीन को कंट्रोल हम कहाँ से कर सकते हैं? सिक्किम से कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? सिक्किम से करेंगे। तो ये सारे राज्य आपके हो गए। और कहाँ गई? पहले नागा के पास गई। नागा ने मंत्र दिया जिससे मेघा मिली। मेघा, जब अरुणा और मेघा तो सहेलियां थी, जब दोनों मिल गई तो सहेलियां आपस में क्या आते हैं? मौज मस्ती करते हैं। तो मजे आ गए। क्या आ गए? मजे आए। तो फिर मजे कितने भी आ जाएं, उसके बाद कहाँ जाना पड़ता है? ईश्वर की शरणों में। त्रिकाल के पास गई, मतलब त्रिपुरा। और उसके बाद क्या हुआ? तो जो उसने भगवान की पूजा की तो उसे मणि मिल गई। क्या मिल गई? मणि मिल गई। और मणि मिली तो वो भारतीय राजनीति में आई और चीन को कंट्रोल करने के लिए सिक्किम पर कमांड कसी। बात समझ में आ गई? वो 7 राज्य। इन सब के बीच एक जो राज्य था, इन सबसे जो बना है असम। इसका समान कोई नहीं, असम है। समझ में आ गया? इसमें है 7 सीटें। बाकी जो कहानी है शेष राज्यों में कितनी है? 1 सीट। कितनी है? 1 सीट। कौन कौन से राज्य थे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, मणिपुर। मैं जल्दी करा रहा हूँ, कहानी में करा मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। इन सबसे दूर जो है वो है सिक्किम। लेकिन वो भी उत्तर पूर्व भारत में ही आता है। क्या है? सिक्किम। ये सारे राज्य हैं। अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, एक राज्य है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। लिख लेना। कौन सा है? सिक्किम राज्य है।
ये आपने सब पढ़े। आप मेरे साथ एक बार रिवीजन कर रहे होंगे और जब यहाँ पर रिवीजन कर रहे होंगे, जब मैं घर पर बोल रहा हूँ तब भी आप पढ़ रहे होंगे। नींद नहीं आनी चाहिए, आंखों पर पानी मारें। नींद अगर आ रही है तो रात में जगे हुए हैं आप, ऐसा लग रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? इतनी धीमी आवाज। अग्निपथ अकेडमी। महाराष्ट्र की सीटें कितनी है? 19। तमिलनाडु की 18। पश्चिम बंगाल और बिहार की 16। कर्नाटक की 12। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश की 11। राजस्थान और उड़ीसा की 10। केरल की 9। असम और पंजाब और तेलंगाना की 7। झारखंड की 6। हरियाणा और छत्तीसगढ़ की 5। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की 3 और दिल्ली की 3, गोवा और पुडुचेरी की, उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में असम की 7 और शेष राज्यों की। और शेष राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। इस प्रकार आपने देखा। इसका 5-6 बार रिवीजन करेंगे, आपको आ जाएगी। जब मैं आपसे कुछ बोलवाता हूँ, अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप अपने को महान न समझें, तुष्ट हैं आप, इसलिए बोला करो, ठीक है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन देखे हैं तो राज्यसभा को निर्वाचित करने वाले सदस्य कौन से होते हैं? ध्यान रखें कि विधानसभा के सदस्य कौन निर्वाचित करेगा? कौन निर्वाचित करेगा? विधानसभा के सदस्य राज्यों के लिए विधान सभा के कैसे सदस्य? मनोनीत या निर्वाचित? निर्वाचित सदस्य। इस बात को अंडरलाइन करना, जैसे निर्वाचित सदस्य इसको मनोनीत करेंगे। अगर जनता द्वारा कोई व्यक्ति नहीं चुनाया, कोई सदस्य नहीं चुनाया तो चुनाव क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम कहते हैं। और राज्यसभा की, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनेंगे, लेकिन इसका प्रणाली क्या है? प्रणाली क्या है? अगर हम प्रणाली क्या है ये देखें तो हम कहेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या होता है? अगर इसमें 4 प्रत्याशी दिए गए हैं, अगर इसमें ए, बी, सी और डी, ये 4 प्रत्याशी हैं, अगर आपको इनको वोट डालना है तो आप केवल ये नहीं डालेंगे किसको चुनना है, आपको इसका वरीयता क्रम चुनना होगा। जैसे आपने ए को पहले नंबर पर चुना, बी को दूसरे नंबर पर चुना, सी को चौथे नंबर पर, डी को तीसरे नंबर पर चुना। तो आपने क्या डाला? एक वरीयता क्रम डाला कि मुझे सबसे अच्छा ए लगता है। अगर ए का चुनाव नहीं होता है तो मुझे सबसे अच्छा बी लगता है, उसके बाद सी लगता है, उसके बाद डी लगता है। ये है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जब एकल संक्रमणी का मतलब क्या होता है? जब इस प्रकार वोटिंग हो जाती है, एकल संक्रमणी का एक कोटा डिसाइड किया था कि कितना वोट मिलेगा तभी उसको विजेता माना जाएगा। भारतीय संबंध में यह कोटा 50% प्लस 1 कितना है? 50% प्लस 1 है। तो अगर इनमें ए बी सी डी में अगर किसी को भी 50% प्लस 1 वोट नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे? जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसको हटा देंगे और उसको जिसने वोट दिया है वहां देखेंगे दूसरे नंबर पर उसने किस किस को चुना। सेकंड ऑप्शन उसका क्या क्या था? केवल एक ऑप्शन ना रखें, हमेशा दूसरा ऑप्शन भी रखें। आप दूसरा ऑप्शन रखें तो क्या होगा? जो दूसरा ऑप्शन होगा वो वोट उसमें, जैसे बी को चुनने वाले दूसरे नंबर पर जो पहले नंबर ने ए को चुना था, किसी ने सी को चुना था, किसी ने बी को चुना था,
तो ये वोट उसमें जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल बोलते हैं, मतलब एकल संक्रमणीय। मतलब क्या किया, जब विजेता नहीं बने तो उसके वोट दूसरों को ट्रांसफर कर दिए। क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। जैसे आप दोस्त होंगे आपके, आप किसी को इम्प्रेस करने जा रहे हैं, चॉकलेट आ रही है 100 रुपए की, लेकिन आप पर है 80 रुपए, तो क्या करता है आपका दोस्त आपको पेटीएम करके पैसे ट्रांसफर कर देता है। वो भी क्या है, वो भी संक्रमण प्रणाली है, ट्रांसफरेबल होता है। वो बाद में देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते। आप समझ में आ रही है? जैसे वहां आप लोग सहयोग करते हैं, हमने राज्यसभा ने वैसा ही अपनाया है, युवाओं को देखकर बनाया। इससे देश का बने और युवा बने, देश को युवा बनाया। इतनी जनसंख्या पैदा की, इतनी जनसंख्या पैदा की, आज देश में युवा युवा है और सारा युवा बेरोजगार युवा। कैसा है? बेरोजगार युवा है। तो ये आपको इतना समझ में आया या कोई दिक्कत इस चीज में? अब एकल संक्रमणीय मत से द्वारा चुने जाएंगे, आनुपातिक एकल द्वारा चुने जाएंगे। ये सब कहाँ लिखा है? ये सब लिखा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। कहाँ लिखा है ये? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये प्रावधान दिए गए हैं। कहाँ दिए गए प्रावधान? पूरे डिटेल में दिए गए हैं कि आनुपातिक प्रणाली क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, क्या सिस्टम होगा, इनके बारे में जो दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है, कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्य। क्या सो रहे हो क्या? कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, स्वयं मत चुनना। कभी कभी चुनाव गलत भी हो सकता है, और जब गलत होता है तो कौन पीठ में क्या होता है, बड़े बड़े होल हो जाते हैं। शुरुआत में समझ में नहीं आता है, बाद में होते हैं। मेरी तरफ ना मुस्कुराएं, ऐसे समझे जैसे मैं पहले पढ़ाया करता था। समझ में आ गया? मैं पहले पढ़ाया करता था, उसी तरह देखा करें, मेरी तरफ ऐसे करके ना देखा करें। चलिए, ये हो गया निवास संबंधी शर्त है। खुला मतदान, राज्यसभा के चुनाव के लिए निवास संबंधी कोई शर्त है? और क्या खुला मतदान होता है, बंद मतदान होता है? खुला मतदान क्या है? किसने किसको वोट दिया ये पता है। और बंद मतदान क्या होता है, गुप्त मतदान क्या होता है, ये पता ही नहीं चलता किसने किसको वोट दिया। तो है कि आप पहले निवास संबंधी शर्त देखते हैं, खुला मतदान के बारे में बात करते हैं। दोनों का जो प्रावधान है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में दिया गया है। अब इसमें क्या था? पहले एक प्रावधान था कि राज्यसभा में अगर देखो उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है, हमारे कहाँ से हम यूपी से क्या चुनता है, वो रैप गाता है, कहाँ से है? यूपी से है, यूपी से है। अब नहीं कहते महाराष्ट्र में जाकर, बम्बई में जाकर कहाँ से हो, कहता आदमी कहता है कहाँ से है? यूपी से है, यूपी से है, गर्व से कहते हैं यूपी से। ऐसा खास यूपी ने किया नहीं है, ऐसे हमने केवल फिर को चुना है अभी तक। तो यूपी से है। अब अगर यूपी में है 31 सीटें, अगर मान लो किसी को राज्यसभा की सीट के लिए खड़ा होना है राज्यसभा की सीट के लिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए, तो क्या होना चाहिए? उसे उत्तर प्रदेश का क्या होना चाहिए? नागरिक या निवासी? निवासी। उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। अगर वह उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है तो वो नहीं खड़ा हो सकता। तो इसका फायदा क्या होता था? जैसे उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में गया
उत्तर प्रदेश की सीटों से, तो वह क्या होगा, उत्तर प्रदेश के बारे में जानता होगा, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की समस्याओं के लिए प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन नेताओं को ये मंजूर नहीं था। तो नेता चाहते थे, दाढ़ी वाले चाचा चाहते हैं कि हम जिसे चाहें उसे बना दें। अमित शाह हमारे मित्र हैं, क्या हैं, मित्र हैं, तो ले आओ। अगर उन्हें गृह मंत्री बनाना है, वैसे चुनाव से लड़े हैं, अगर नहीं बन पा रहे हैं तो क्या करो, राज्यसभा में घुसो, उत्तर प्रदेश से, खाली उत्तर प्रदेश से घूम दो और बना दो ने। ऐसा होता था। जैसे हमारे यहाँ अखिलेश यादव पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाकर मुख्यमंत्री बना दिया। एक और व्यक्ति, और उनका नाम है विदेश मंत्री। कौन है वो, विदेश मंत्री, कौन है, एस जयशंकर। बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान, लेकिन वो नेता नहीं है, वो सिविल सर्वेंट थे। इससे पहले क्या थे, वो विदेश सचिव। कौन थे वो, विदेश सचिव थे। उन्होंने अमेरिका की लंका लगा दी, कहीं पाकिस्तान की लंका लगा दी। तो लंका लगाने में माहिर है, इतना स्पष्ट जवाब देते हैं, बहुत अच्छा। दाढ़ी वाले चाचा को पसंद थे। अब नेता तो थे नहीं, वो रिटायर हो गए। चाचा जी को पसंद नहीं आया, एक ऐसा व्यक्ति दिमागदार है काफी, उसे चाहिए नहीं चाहिए, उन्होंने क्या किया, राज्यसभा से का सदस्य बनाया उन्हें, और उन्हें क्या कर दिया, मंत्री बना दिया, विदेश मंत्री बना दिया। और उन्होंने विदेश मंत्रालय को बहुत अच्छा भी संभाला। कुछ फायदे भी थे, निवास के कुछ नुकसान भी थे। तो क्या किया, 2003 में संशोधन किया। किसमें संशोधन किया, इस अधिनियम में संशोधन किया और निवास संबंधी शर्त को समाप्त कर दिया। अब उत्तर प्रदेश से किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उत्तर प्रदेश का निवासी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब गुजरात का भैया भी आकर उत्तर प्रदेश में क्या कर सकता है, मीठी सब्जी बना सकता है। क्या चलता है वहां पर, ढोकला बना सकता है, इडली भी बनेगी, और क्या बनेंगे, सांवर भी बनेगी। सांवर बनेगी भी, बटेगी भी। ज्यादा सांवर नहीं खानी चाहिए गर्मी में, ये तो आदमी का पूरा दिन सांवर में निकलता है। बात समझ रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसी संशोधन के माध्यम से मुक्त मतदान की जगह खुला मतदान प्रणाली को अपनाया गया। ऐसा क्यों किया गया था, क्या पहले गुप्त मतदान होता था तो कोई समाजवादी पार्टी का सदस्य है तो उससे कहा गया कि किसको वोट देना। पीछे से विन डीजल आए, उन्हें क्या कर दी, तो के रूप में उन्हें दे दिए 20 लाख की पेटी। यहाँ से अखिलेश कौन है, भतीजा हुआ का, तो अखिलेश से कह गए हम इसको वोट देके जाएंगे, अंदर जाके दूसरे को धोखाए, क्योंकि गुप्त मतदान का पता चलता नहीं था। उन्होंने कहा ये भ्रष्टाचार है, इससे रिश्वतखोरी होती है, खुला मतदान करो। अब नहीं कर सकता कोई को, तो जब पता है किसको वोट देना है और दिखेगा किसको दिया तुमने, और अखिलेश की सनक जाएगी, अखिलेश तुम्हें पार्टी से निकाल देंगे, आपकी सदस्यता फिर रद्द हो जाएगी। इस एक पेटी 20 लाख की तो मिल जाएगी, उसके बाद आगे की पेटियां आपको नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई। आपको इतना समझ में आया, खुला मतदान आ गया। चलिए से कितना परेशान है। राज्यसभा के सदस्यता के लिए शर्तें यह अनुच्छेद 84 अर्थात 84 में वे अनुच्छेद में दी गई। अगर हम अनुच्छेद 84 की बात करें तो आप एक बात ध्यान रखना, इसको कहा गया है संसद सदस्य की अहर्ताएं, एलिजिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट मेंबर। ठीक है,
ये कहा गया है इसमें, आप एक बात को समझ लें कि पहली शर्त तो होगी भारत का नागरिक ना हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी जो शर्त है वो होगी 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका है, क्योंकि 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी शर्त होगी लाभ के पद पर ना हो। इसी में बताया गया है कि मंत्री लाभ का पद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मंत्री है, मंत्री लाभ का पद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मंत्री पद पर है तो लाभ का पद नहीं है। अगर वो राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, मंत्री भी है, तो उसे मंत्री से इस्तीफा नहीं देना होगा। अब अगला क्या है? अगला सर मंत्री से ही लिखो पहले। मंत्री है ना, मंत्री, ठीक है। दूसरा क्या है? दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो। दूसरा विकृत मस्तिष्क का ना हो। क्या ना हो? विकृत मस्तिष्क का नाम मतलब ऐसा ना हो कि एक पागल खाने से आदमी आया, उसको बना दिया सदस्य, वो गया, उसने सिर पर ऐसे गिराया, उसके बाद डंडा लिया और हमेशा समझ रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे दिमाग का ना हो जो लड़ाई दंगा करे, पता चले उसका ना चल रहा था दिमाग का। दिवालिया ना हो, बिल्कुल फकीर टाइप का ना हो, कैंटीन में जाकर चाय समोसा कैसे कुछ फ्री मिलते हैं, कम पैसे मिलते हैं। संसद सदस्यों को सबसे अधिक सुविधा दी गई है कि उन्हें जो पैसा, जो समोसे मिलेंगे, खाना मिलेगा, वो सस्ता मिलेगा। क्योंकि हमारे संसद सदस्य होते हैं वो देश के ऐसे नागरिक हैं जो सबसे गरीब हैं। उनका बेचारे को बैलगाड़ी के अलावा कुछ नहीं है। वो दिल्ली बैलगाड़ी से जाते हैं, दिल्ली बैलगाड़ी से आते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं, घर नहीं होता, झोंपड़ी में रहते हैं बेचारे, इसलिए उन्हें सस्ता खाना दिया जाता है। वहीं पर मंदिरों के बाहर जो भिखारी हैं, आसपास जो भिखारी हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, रेडी पटरी वाले लोग हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, इसलिए उन्हें सस्ता खाना नहीं दिया जाता। ये देश की विडंबना है कि जिनके पेट भरे हैं उनको और पूछा जा रहा है, और जिनके पेट खाली हैं उसे खाना हाथ में से छीन लिया जाता है। ऐसा ना हो। आप लोग युवा हैं, एक काम करें, एक मुहिम चलाएं, आप खूब पढ़ें और सिस्टम को बदलने का प्रयास करें। आप सोचो मैं पूरे देश को कैसे बदल सकता हूँ? आपको पूरे देश को नहीं बदलना, केवल अपने आप को बदलना। किसको बदलना है? अपने आप को बदलना है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। एक नक्शा था विश्व का। विश्व के नक्शे को एक टीचर ने कई टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद एक बच्चे को पकड़ा दिया, उससे कहा इसको जोड़ कर दिखाओ। उस छोटे से बच्चे ने मात्र 2 या 3 मिनट में उस नक्शे को जोड़ दिया। भाई इतना बड़ा नक्शा छोटा सा बच्चा कैसे जोड़ सकता है? मैंने उनको ताज्जुब हुआ, मैंने उनसे कैसे जोड़ा बेटा? उसने कहा कि इसके पीछे आदमी बना हुआ। मैंने उस आदमी को जोड़ दिया, विश्व अपने आप जुड़ गया। तो उसका सीधा सा मतलब है, यदि आप अपने में सुधार करते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, तो आपको दूसरों को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरे आपको देखकर स्वयं बदलने लगेंगे। होता क्या है, हम अपने को नहीं देखते, हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, अपने में कमी नहीं निकालते। हम कहते हैं कि बहन नहीं आई इसलिए हम पढ़ने नहीं आए। और समझो बहन को मिलेगा दूल्हा, तुम्हें मिलेगा जीजा। समझो बात को, समझ में आगे नहीं आ गया? तो ऐसा ना हो कि बहन नहीं आई इसलिए हम पढ़ने नहीं आए, कि हमारा भैया नहीं आया, कि हमारे जो टॉमी है उसे जुकाम हो गया था इसलिए हम उसकी नाम पहुंचने में लगे थे। ऐसे बहाने
मत मारा। ऐसे बहाने मारने से अच्छा क्या है, आप स्वयं को भी बताओ, स्वयं डेवलप करो अपने आप को, पढ़ने वाला बनाओ। जब पहले दिन आए थे ना, कहा था कि पढ़ के दिखाएंगे, पढ़ के दिखाएंगे, पढ़ के दिखाएंगे, आ गया। अब कहते हैं, अब पता मुझसे क्या कहते हैं, चेहरे भाव होता है, पढ़ा के दिखाओ, पढ़ा के दिखाओ, पढ़ा के दिखाओ। ये ठेले वाले भी यहाँ पर बैठे हैं जो अपने पढ़ा के बेचने में लगे हैं। भाई यहाँ ना बेचे, यहाँ के बाहर ठेला लगा है। अब इसके अलावा अगर संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर कोई अहर्ता शामिल करती है तो उसे भी धारण करना होगा, धारण करना होगा। मतलब क्या, अगर संसद ने विधि बनाकर कहा कि ऐसे लोग संसद में चाहिए, राज्यसभा में चाहिए जो कम से कम हाई स्कूल पास हो, कम से कम हाई स्कूल पास हो, तो आपको हाई स्कूल पास होना पड़ेगा। लेकिन संसद ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन कर सकती है। संसद कहे कि हमें बिल्कुल ऐसे नेता नहीं चाहिए जो अंगूठा टेक है। भाई जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप किसके नीचे काम करोगे? अंगूठा टेक के नीचे। तो मन तो कर मारोगे शुरू, मन अंदर से क्या करेगा, एक जूता भी मारो उसमें, लेकिन नहीं हो पाता है। नेता का लालू यादव की पत्नी का नाम क्या है? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी अनपढ़ थी, उन्हें केवल दो ही काम आता थे, एक तो आता था गाय भैंस का दूध निकालना, दूसरा बच्चे पैदा करना। तो भी 9 बच्चे हैं और उन्होंने जीवन में काम नहीं किया। लेकिन लालू ने खा लिया चारा, वो डालने नहीं थी भैंस को, तो लालू लालू है, लालू खा गए चारा, तो फंस गए फिर चारा घोटाला में। तो लालू को जाना पड़ा जेल, उनके बच्चे थे छोटे, तो राबड़ी देवी को बना दिया मुख्यमंत्री। अब राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री का वहां लगाती थी अंगूठा, क्या लगाती थी? सीधी एक महिला जो तबेले से निकली थी उसको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। क्या बना दिया? मुख्यमंत्री बना दिया। अब शासन समझ में नहीं आ रहा था कैसे चलाएं। राबड़ी देवी को तो रोटी गोल कैसे करते हैं और जले कैसे नहीं आता था। और क्या आता था कि भैंस दूध नहीं दे तो उसे कैसे पुचकारते हैं, आ गया। बच्चों के नैपकिन कैसे बदलते हैं, बच्चों को खाना दौड़ दौड़ कैसे खिलाते हैं। वह महिला देश चला रही थी, अब उसके पीछे जैसे बच्चे दौड़ते थे, अब सिविल सर्वेंट दौड़ रहे हैं कि मैडम 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 ये बताओ, मैडम को आता हो तो बताएं। ऐसा भी शासन चला बिहार में, इसलिए बिहार बिहार क्या है। आज बिहार में कभी बाहर नहीं आई, राबड़ी जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा, बिहार आएगी क्या? फिर जिसने चारा घोटाला किया था उसको रेल मंत्री बाद में बना दिया गया, उसने फिर रेल में कुल्हड़ चलाई, कितना घोटाला किया होगा पता नहीं। अब संसद विधि बनाकर कोई ऐसा शामिल करती तो उसे भी धारण करना होगा। यहाँ पर एक नोट करके लिखे NOT, क्या लिखे हैं? नोट। नोट का मतलब क्या है? यदि मतलब यदि यह प्रत्याशी जो प्रत्याशी है वो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए अहर्ता रखता है या नहीं। मतलब कोई प्रत्याशी है, जैसे ये लड्डू है, ये लड्डू क्या है? राज्यसभा का प्रत्याशी है। अब इस प्रश्न उठता है, क्या उठता है? इस पर प्रश्न उठता है कि चुनाव लड़ने के लिए, क्या लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए अहर्ता रखता है या नहीं। तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करेगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। सलाह कौन देगा इसे? इसे सलाह देगा
चुनाव आयोग, कौन देगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सलाह देगा और सलाह के आधार पर ये राष्ट्रपति क्या करेगा? निर्णय करेगा। इसका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। अंतिम निर्णय माना जाएगा। इसका निर्णय कैसा माना जाएगा? अंतिम निर्णय माना जाएगा। बात समझ आ गया? अगर कोई प्रत्याशी राज्यसभा का प्रत्याशी है, प्रश्न उठता है कि चुनाव लड़ सकता है या नहीं, तो इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके आधार पर करेगा? वह करेगा आधार चुनाव आयोग की सलाह पर, और चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति जो निर्णय देगा वह निर्णय अंतिम 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 होगा। अंडरलाइन, कहीं न्यायालय ना लगाया ना। चुनाव आयोग क्या? चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा और उसका निर्णय अंतिम, अंडरलाइन क्या कर लो? अंतिम होगा। मैं जितनी भी अंडरलाइन आपके दिमाग में कराता हूँ केवल अंडरलाइन रह जाती है, उसके ऊपर जो लिखा होता है वो साफ हो जाता है। तो अंडरलाइन साफ हो जाए लेकिन वो साफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मेरी तरफ बुरा सा मुंह करके ना देखा करें। अब देखेंगे राज्यसभा उसके सदस्यों का कार्यकाल। देखिए, आज हमने राज्यसभा के कुछ टॉपिकों को देखा। आगे हम राज्यसभा के कल या अगली क्लास में राज्यसभा के आगे के टॉपिकों को देखेंगे। वो आप आगे देख रहे होंगे कि आपको लोकसभा में शुरू करा रहे हैं, संसद के अन्य टॉपिकों को शुरू करा रहे हैं, और हम अब ये जो वीडियो है इनको थोड़ा लेंथी बनाएंगे, इससे आपकी गति तेजी से बढ़ सके। आपका जो पिछले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में लॉस हुआ है उसको पूरा कर सके। तो आप आज हम क्लास को यही समाप्त करते हैं। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव और आप देख रहे थे अभी तक अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा अगर कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकें, जिससे आपको और आपके मित्रों को ये फायदा हो सके कि आप अग्निपथ एकेडमी जुड़कर एक अपनी स्टडी को एक सही राह में सही मुकाम पर पहुंचा सकें और उनकी जो इच्छा है, सरकारी नौकरी का जो सपना है, उसे वो पूरा कर सकें। जय हिंद, जय भारत। आसपास सफाई रखें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद।